नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है, लेकिन जमानत जिन शर्तों पर दी गई है ये वही शर्तें हैं जो ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए लगाई थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिली है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिली है, क्योंकि जिन शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है उनमें खास है कि अरविंद केजरीवाल ना तो सेक्रेटरिएट में जा सकेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे, तमाम जो मुख्यमंत्री की ताकतें हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो बाहर आने के बाद जो एक्साइज पॉलिसी यानी कि लिकर घोटाला है इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे पाएंगे और फाइलों पर साइन तब तक नहीं करेंगे जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो, एसजी की तरफ से ऐसा न कहा जाए। रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही जो एक रवैया चल रहा था देश में, तानाशाही सरकार का यानी कि मोदी सरकार का जो तरीका था उसको एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन इस पूरे मामले में हकीकत क्या है हम वो भी बताएंगे, और उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को करीब 6 महीने होने को आए थे जेल में रहते हुए, इसलिए उन्हें जमानत दी गई। इसके पीछे तमाम कारण बताए गए। 2 याचिकाएं लगी हुई थी जिन पर सुनवाई हो रही थी, और सुनवाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब तक अरविंद केजरीवाल के मामले में हुई है वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये अपीलीय न्यायालय कहे जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट के फैसले होते हैं उनके ऊपर अपील होती है, और उसमें यह देखा जाता है कि जो फैसले लिए गए हैं वो कानून सम्मत है, न्याय सम्मत है या नहीं। लेकिन यहां पर देखने को ये आ रहा है पिछले 6 महीने से, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे दूसरे मामले रहे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो ट्रायल कोर्ट जैसा हो गया है। यहाँ पर लंबी लंबी बहसें हो रही हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, और इसका जो असर है वो छोटी अदालतें जो है, जिन्हें छोटी या जिला अदालतें कहा जाता है या ट्रायल कोर्ट जिन्हें कहा जाता है, उनका मोरल इससे बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी केस में जांच होने के बाद ट्रायल जिला या सत्र न्यायालय में होने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हो रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले को अभिषेक मनु सिंह भी लगातार उठाते रहे हैं, और उनका उठाने से ही सिर्फ ये एकदम से सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हो जाता है, रजिस्ट्री में चला जाता है, अगले दिन उसकी तारीख पड़ जाती है, अगले दिन सुनवाई शुरू हो जाती है, और सुनवाई इस तरीके से होती है जैसे कि ये कोई ट्रायल कोर्ट हो। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की इसी पीठ ने फैसला सुनाने से पहले जब इसे रिजर्व रखा था तब एक बहुत बड़ी बात कही थी, और एक सवाल भी उठाया था अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कि इस मामले को, जो कि जमानत का मामला है, बहुत ज्यादा समय दिया जा रहा है, क्या किसी आम आदमी को कभी इस तरीके से समय दिया जाता है? यानी कि कहीं तो ऐसा था जो जस्टिस सूर्यकांत भी जिसको समझ रहे थे कि इसका क्या व्यापक प्रभाव सोशल मीडिया और पूरे देश में हो रहा है, लोगों की भावनाएं किस तरीके से आहत हो रही हैं, कि जो काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है वो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और लगातार कर रहा है, खासकर अरविंद केजरीवाल के मामले में। हमने इस पर एक बहुत लंबा वीडियो भी बनाया था जिसमें अरविंद केजरीवाल की जो ये पूरी कला है, जिस तरीके से उनका प्रभाव है विपक्ष की राजनीति पर खासकर, उस पर हमने डिटेल में बात की थी। आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने केजरीवाल को बाजीगर बताया था। आप उस वीडियो में देखेंगे, समझ जाएंगे कि केजरीवाल की राजनीति वास्तव में है क्या, और पूरा विपक्ष आज केजरीवाल के इशारों पर नाचता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। पुरानी कहावत है कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही स्थिति आज विपक्ष की हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन खुशियां ममता बनर्जी को हो रही है, अखिलेश यादव को हो रही है, लेकिन कांग्रेस में शोक की लहर है, वो ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें खुशी हुई है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को अब हरियाणा में चुनाव लड़ना है, और केजरीवाल के बाहर आ जाने की वजह से हरियाणा में उनके चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है।
पहले कांग्रेस को ये लगता था कि अगर वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि अब पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल का मुद्दा पूरी तरह से मीडिया में छाया रहा है, केजरीवाल मीडिया में छाए रहे हैं, वो अंदर थे फिर भी वो मीडिया में छपते थे, उन पर बातें होती थी। उसके बाद अब उनका बाहर आ जाना और बाहर आकर हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो आपको एक बहुत विशेष बात हम बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस शराब घोटाले को हैंडल किया है, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से इस केस को हैंडल किया है, वो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। और इस पर जब भी बाद में चर्चा होगी तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर निश्चित ही सवाल उठाए जाएंगे। इसकी वजह क्या है कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला चल रहा था तो इस पर तब भी बहुत लंबी सुनवाई चली थी, लंबी लंबी बहसें हुई थी, और वो बहसें सुन रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि कोर्ट नंबर 2 में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 जो सीजीआई होते हैं उनके लिए होती है, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ एक नंबर कोर्ट में मामले सुनते हैं, और 2 नंबर में जो सीजीआई के बाद दूसरे नंबर के जज होते हैं, यानी कि जो वेटिंग सीजीआई होते हैं, वो मामले सुना करते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना के पास ये मामले चल रहे थे और उन्होंने इस पर बहुत लंबी बहसें सुनी थी, लंबी लंबी कार्रवाई चली थी, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को बहुत लंबे अंतराल के बाद में कई बार जमानत खारिज करने के बाद में जमानत दी गई थी। और उसका वजह यह था कि 2 साल से ज्यादा उन्हें जेल में हो चुके थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सजा हुए हम एक लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, और इसके पीछे कोई कारण दिखाई नहीं देता है। उन्होंने ये नहीं माना था कि ये पूरा केस फर्जी है या इसमें सीबीआई के पास सबूत नहीं है, या फिर जो ईडी अपना मनी टेल दिखा रहा है वो पूरा साबित नहीं होता है। इससे पता चलता है कि ये केस कितना ज्यादा पुख्ता है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पूरे जो ऊपरी लीडर्स हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या जो दूसरे लोग हैं, इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं, और उनको पूरी तरीके से आप निर्दोष कहकर सीधे सीधे तौर पर कानून की हंसी उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जब जमानत दी थी तब भी यही कहा था कि इस पर आप कोई बाहर जाकर टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की तरफ से अगस्त में उनको जमानत मिली थी, और तब से लेकर अब तक बार बार टीवी चैनलों पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, वो निर्दोष थे, उन पर झूठा केस लगाया गया था। अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो फिर से आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि ये सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते करके वो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत को अपनी जीत बताने की कोशिश कर रही है, इसको तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत बताने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि जितने भी लोग हैं उनको कोर्ट ने अपराधी ही माना है, उन्हें निर्दोष मानकर जमानत नहीं दी है, बल्कि जमानत के पीछे कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स बताए गए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के केस की बात करें तो यहाँ भी कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि इस मामले में 1 लाख से ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट या जो चार्जशीट के साथ जो पत्रक जमा किए गए हैं सीबीआई की तरफ से, उनको लेकर अब ट्रायल चूंकि शुरू हो चुका है और ट्रायल में एक लंबा समय लगने वाला है, इसलिए किसी भी हालत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना उचित नहीं है। यानी यहाँ जो जमानत दी जा रही है वो मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि दूसरे ग्राउंड्स पर दी जा रही है कि ट्रायल चूंकि लंबा खिंचने वाला है, और केजरीवाल को यह कहा गया है कि ट्रायल में जब भी उन्हें कहा जाएगा वो जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर भी नहीं बैठेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, और गैर जरूरी होने पर फाइलों को भी न तो देखेंगे न उन पर सिग्नेचर करेंगे। दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना की, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लंबे तौर पर सुना था, अच्छी तरह से सुना था। उसके बावजूद ये जो मामला अभी जमानत का आया अरविंद केजरीवाल का, इसको जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में देने की बजाय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल बयान की पीठ को भेजा गया। इस पर भी तमाम सवाल जो कानून के जानकार हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं।
वजह यह है कि जब किसी भी मामले को एक जज सुन रहा होता है, वो उससे पूरी तरह वाकिफ हो चुका होता है, तो फिर उसको दूसरी अदालत में भेजने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो बड़ा कारण नजर आ रहा है वो अभिषेक मनु सिंघवी की पावर नजर आ रही है। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो तब भी अभिषेक मनु सिंघवी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए, और सीजेआई से मांग की थी कि वो इस मामले को खुद सुने। लेकिन सीजेआई ने, चूंकि उस समय मनीष सिसोदिया का मामला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में चल रहा था, उसी अदालत को इसको रेफर कर दिया था। जैसे ही ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में रेफर हुआ, तो उसी के बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने उस पिटीशन को वापस ले लिया और ये कहा कि हम अब सीधे ट्रायल कोर्ट में जाके जमानत मांगेंगे, यहाँ पे हम अभी इसको वापस ले रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था कि चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना इस पूरे मामले को पहले से सुन रहे थे, उन्हें सारी जानकारियां थी, और उसके बाद ये साबित करना अभिषेक मनु सिंघवी के लिए उनके सामने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की कोई कल्पेबिलिटी नहीं बनती है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर जो दूसरा वो तर्क दे रहे थे जैसे आम आदमी पार्टी आज तक देती रहती है टीवी चैनलों पर, उसके जो प्रवक्ता है वो बार बार ये कहते हैं कि चवन्नी नहीं मिली, लेकिन ईडी इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी मनी ट्रेल को साबित पहले से कर चुका है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कैश में क्या मिला, कैश मिलना जरूरी नहीं होता है। अगर आपके किसी भी तरीके का धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है तो केस बनता है ईडी का। अब आते हैं सीबीआई के केस पर। चूंकि ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना की केस से हटाकर दूसरी अदालत को दे दिया गया था, अब यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 सवाल उठाए थे, 2 याचिकाएं लगाई थी। पहला तो ये था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है सीबीआई के द्वारा, ईडी की कस्टडी से उन्होंने गिरफ्तारी की है और ईडी के मामले में उनको जमानत मिल चुकी थी, इस वजह से गिरफ्तारी की है और इसको एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी बताने की कोशिश की थी। इंश्योरेंस गिरफ्तारी का मतलब यह है कि वो ये श्योर करना चाहते थे कि केजरीवाल किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ पाए। लेकिन इस मामले में जब सुनवाई आज जो फैसला आया है उसमें 2 चीजें देखने को मिली। इस पूरे मामले में जस्टिस भुयान का यह मानना है कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की वो गैर जरूरी थी, वो बिना गिरफ्तारी के भी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर पर सीबीआई की गिरफ्तारी को उचित बताया है। उनका यह कहना है कि सीबीआई इस मामले में गिरफ्तारी कर सकती थी और उन्होंने गिरफ्तारी करके किसी तरीके से के कानून का उल्लंघन नहीं किया है, इसमें कोई भी कानून का फ्लो नजर नहीं आता है। और दूसरी तरफ जो जमानत का मामला है उसका हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जमानत मिलना लगभग तय हो गया था, क्योंकि केजरीवाल करीब 6 महीने होने को आ रहे थे, 177 दिन केजरीवाल को जेल में हो चुके हैं। और उसके बाद जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई है, ट्रायल शुरू हो चुका है एक तरीके से, और ट्रायल में 50 से ज्यादा गवाहों की गवाही होनी है, यानी कि सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो ट्रायल है 3 से 6 महीने कम से कम, और उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। और यही वजह रही, इसी को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की, उसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, जिसको अब चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे पूरी आम आदमी पार्टी हो, ये लोग अब इसको अपनी जीत बताकर और सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले में कोई भी गलत कार्य नहीं था, इसलिए उन्हें जमानत दी गई है। जबकि दूसरी तरफ जो फैसला है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। उन्हें सिर्फ शर्तों के साथ जमानत मिली है, उनकी शक्तियां तो सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली हैं। केजरीवाल को तो जमानत मिली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी भी जमानत नहीं मिली है। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल एक व्यक्ति के तौर पर आम आदमी पार्टी के लीडर सरगना के तौर पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार के मुखिया के तौर पर वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। यहाँ दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खुशी की लहर अरविंद केजरीवाल के परिवार में है वो ये है कि अब उन्हें शीश महल खाली नहीं करना पड़ेगा। यहाँ केजरीवाल का जोर यही था कि कुछ भी हो जाए पर शीश महल नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए केजरीवाल ने अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पार्टी में बगावत होती नजर आई तो केजरीवाल ने उस पूरे मामले को टाल दिया।
अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद में ये तो निश्चित है कि जब तक दिल्ली के चुनाव होंगे तब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि नैतिक तौर पर तो उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। पर नैतिकता को केजरीवाल कभी मानते ही नहीं है। वो शुरू से नैतिकता के एक तरीके से विरोध में रहे हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि वो कितने नैतिक हैं, नैतिकता की बातें करते हैं। अगर नैतिकता के बारे में आप उनसे के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखें, हमारे पहले के वीडियो को देखें, और उसके बाद हम एक लंबी इस पर फेहरिस्त लेके आने वाले हैं कि किस तरीके से केजरीवाल ने, जब वो आरटीआई के लिए काम करते थे, आरटीआई मूवमेंट में काम किया, उससे लेकर जब से वो नौकरी उन्होंने ज्वाइन की थी तब भी उन्होंने नैतिकता नहीं दिखाई थी। वो सीधे स्टडी लीव पर चले गए थे और उसके बाद कभी भी उन्होंने इनकम टैक्स में अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया। 8-10 साल वो वहां से सैलरी लेते रहे। इनकम टैक्स से सैलरी लेने के साथ साथ वो अपना जो इनका एनजीओ था पीसीआरएफ और कबीर, उससे भी ये ऑनरेरियम लेते थे 25,000 के करीब का। और इस पर भी एक केस चला था, लेकिन उस केस में ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि केजरीवाल की पहुंच ज्यादा है। उसके बाद चाहे वो आंदोलन में रहे हो तो वो भाड़े के एक आंदोलनकारी थे, वो आंदोलनकारी बन के भी वहां पर सैलरी लेते थे। उसके बाद चंदा पूरा इनके ऊपर हड़पने का आरोप लगा, जिसको ये कभी भी खारिज नहीं कर पाए, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए। उसके बाद एसएमएस घोटाला हुआ और तमाम छोटे मोटे घोटाले होते रहे। बहुत सारी चीजें हैं केजरीवाल की नैतिकता को जो खारिज करती हैं, और इसीलिए केजरीवाल नैतिकता पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो इस्तीफा